Since there is no external system on the external force on the system, therefore total momentum of the system is constant. Total momentum of the system is constant. और आपको पता है टोटल मोमेंटम क्या है, ये है P1 प्लस P2 कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। तो हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमारी लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर यहां से देखिए एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो, which implies एफ ए बी is equal to minus एफ बी ए, which is Newton's third law of motion. For every action there is equal and opposite reaction. ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ के, वो एग्जाम्पल आप सुनोगे, ठीक है, एंड यू कैन फाइंड दीज एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक, ठीक है। कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपने किसी टेबल के ऊपर रखा है, सपोज दिस इज ए टेबल, इसके ऊपर आपने कोई बुक रख दी। कल भी मैंने ये बात की थी, तो बुक का कुछ ना कुछ वेट होगा, और वेट हमेशा बुक का जो होगा इट इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन मींस वेट इज आल्सो ए फोर्स which is acting towards the center of earth. Weight is also a force which is acting towards the center. तो उतने ही क्वांटिटी का नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी के ऊपर भी लगेगा, ठीक है। तो जो कि क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ, कि अगर वेट एक्शन है तो जो ऊपर की तरफ को लगने वाली फोर्स है दैट इज रिएक्शन। तो देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा, एक और आपने छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने किसी चीज के ऊपर कील लगाई हो, कील ठोक रहे हो, कोई छोटी सी चीज है, ठीक है, आप उसके ऊपर अगर नेल इंसर्ट करने की कोशिश करते हो, एक नेल है आप इंसर्ट करने की, तो आपको इसको पकड़ के रखना पड़ता है। जिस चीज के ऊपर आप कील लगा रहे हो ना, उसको आपको होल्ड करके रखना पड़ता है। तो ये क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव ए नेल इनटू ए वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक, कि हम कील नहीं लगा सकते हैं किसी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर अगर हम उसको पकड़ के ना रखें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम कील के ऊपर स्ट्राइक करेंगे हैमर से, तो नेल और वुडन ब्लॉक जो है दोनों मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज ए सिंगल सिस्टम। बोथ विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज ए सिंगल सिस्टम, ठीक है। अगर हम ब्लॉक को रेस्ट कर दें, ब्लॉक को पकड़ लेंगे, तो क्या होगा, रिएक्शन जो होगा ऑफ द स्पॉट कीप द ब्लॉक इन द पोजीशन एंड नेल गेट ड्रिवन इनटू द ब्लॉक, ठीक है। तो वो जो ब्लॉक है वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, जिसके कारण ये नेल जो है वो ब्लॉक के अंदर चली जाएगी। तो ये एक एग्जांपल आ गया। उसके बाद है, अगर आपको चलना है, जब आप चलते हो तो आप क्या करते हो, ठीक है। तो जब भी आप चलते हो तो आप ये चीज करते हो, ये आ गया रिएक्शन। आप जब चलोगे तो आप पीछे की तरफ को, जब भी आप चलते हो तो आप कभी भी चल के देखना, आप पीछे की तरफ को एक्शन
पीछे की तरफ को फोर्स लगाते हैं जिसके कारण हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर हम पीछे को चल रहे हैं तो हम आगे की तरफ को फोर्स लगाएंगे, हमारे फीट फोर्स लगाते हैं अर्थ के ऊपर या फ्लोर के ऊपर, जिससे हम मूव कर पाते हैं। ठीक है। तो हमारा ये जो है आर, अगर ये यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा आर कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वी, ये होगा आर कॉस थीटा। तो मैं पांव बना के दिखा रहा हूं आपको। सपोज दिस इज योर फीट, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। यहां भी अगर देख लो तो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, जिसके कारण जो रिएक्शन है इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये वाला रिएक्शन इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और रिएक्शन जो होगा इसके दो कंपोनेंट होंगे, वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अदर इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है H इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आपने इसको बुक से देख लेना है, मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि इतना लिखवाने में टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, ठीक है, ये हमें आगे चलने में मदद करता है। रिएक्शन जितनी फोर्स हमने लगाई उतना इक्वल रिएक्शन आर हमें मिल गया। आर के दो कंपोनेंट है, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट हेल्प्स अस टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमें क्या करता है, वो क्या करता है, हमारे वेट को अपोज करता है, जिससे हमें अपनी टांग उठाने में हेल्प मिलती है। ये हमारे वेट को अपोज करता है। देखिए आप चल रहे हैं, वहां भी फिजिक्स है, और कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है कि जब चलोगे तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाओगे, ये वाली फोर्स आप अर्थ के ऊपर लगाओगे, जिसके कारण आपको इक्वल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। और इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमें आगे चलने में हेल्प करेगा, और जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट इट विल हेल्प अस टू अपोज आवर वेट, या इट विल हेल्प अस टू लिफ्ट आवर लेग, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि हमें, अगर हम रेत के ऊपर चल रहे हो, सैंड के ऊपर चल रहे हो, ठीक है, या आप आइस के ऊपर चलें, आइस मतलब बड़ी स्मूथ होती है, ठीक है। तो हम जितना एक्शन लगा रहे हैं नीचे की तरफ को, जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं, उतना रिएक्शन हमें नहीं मिल पाता है। जितना हम एक्शन लगा रहे हैं, जितनी हम फोर्स नीचे की तरफ को लगा रहे हैं, हमें उतना रिएक्शन नहीं मिल पाता है, चाहे आप रेत के ऊपर चल रहे हो, चाहे आप कीचड़ के ऊपर चल रहे हो, चाहे आप आइस के ऊपर चल रहे हो। तो व्हाट इज द एक्शन, यू आर नॉट गेटिंग द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए सैंड, व्हाई, ठीक है। तो आप लिखोगे कि व्हाट द एक्शन व्हाट वी आर अप्लाइंग ऑन द सैंड, वी आर नॉट गेटिंग द इक्वल रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मूव या वॉक ऑन द सैंड। क्लियर है मेरी बात। अगला है, आप चलते हो, आप तैरते हो मान लो पानी में, तो आप क्या करते हो, पानी को ऐसे करते हो ना, पीछे की तरफ को ऐसे करते हो, तभी आप आगे मूव करते हो, यही होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आप पीछे की तरफ को क्या कर रहे हो, पानी के ऊपर पीछे की तरफ को आप एक्शन कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग इक्वल रिएक्शन फ्रॉम द वाटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी आप जब तैरने लगे तो आप पीछे, आप पानी के अंदर हो, आप पीछे की तरफ को क्या करोगे, एक्शन, और पानी क्या करेगा, आपको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगा, जिसके कारण आप पानी के अंदर स्विम कर सकते हो, ठीक है। पक्षी जब उड़ते हैं, पक्षी जब उड़ते हैं तो ऐसे ऐसे उड़ते हैं वो, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ को एयर के ऊपर एक्शन लगा रहे हैं, और एयर उनको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दे रही है, जिसके कारण पक्षी जो होता है वो उड़ पाता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन सारे आपको आ सकते हैं। अब आप क्या करते हो कि अगर कुएं से आप पानी निकाल रहे हो,
ठीक है, तो वहां पे एक पुल्ली लगी होती है जिसके साथ रस्सी होगी, इस रस्सी को आप खींचोगे और यहां बकेट होगी। बकेट में पानी है तो उस पानी और बकेट का कुछ वेट होगा जो कि किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, रस्सी के अंदर टेंशन होगी, टेंशन इज आल्सो ए फोर्स, खींच जाएगी रस्सी, टाइट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो यहां जो आप नीचे की तरफ को जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द रस्सी, रोप। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं यू विल गेट इन द बुक, आप यहां से इनको देखोगे और ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, या जब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी तो मैं क्लास के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हेडिंग लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और सभी के कैमरास ऑन हो भाई, बहुत सारे हैं जो ऑफ करके बैठे हैं। कीप योर कैमरास ऑन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिखिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if there is no force acting on the system, if there is no force acting on the system, then total force on the system remains constant. No, sorry, total momentum of the system remains constant. If there is no external force on the system, then total momentum of the system remains constant. That is कि अगर हमारे पास कोई दो बॉडीज हैं, ठीक है, राइट डाउन, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू बॉडीज on which there is no external force, on which there is no external force. Is acting. आगे लिखे, if P1 and P2, मोमेंटम को हम, लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। if small p1 and p2 are the linear momentums of the bodies, then in the absence of external force, then in the absence of external force, total momentum of the system, total momentum of the system remains constant. That is P1 plus P2 is constant. ठीक है,
और इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो लिखिए, प्रूफ ऑफ दिस प्रिंसिपल, कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी having initial momentums यही आ जाएंगे P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। Suppose these two bodies collide with each other, दोनों एक दूसरे से टकराती हैं। Suppose these two bodies collides with each other. And after time delta t, their new momentums are P1 dash and P2 dash रिस्पेक्टिवली। अब कोई दो गेंद है, दो कंचे हैं, आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो उनके शुरू के मोमेंटम, एक कंचे का मोमेंटम P1 आ गया, दूसरे कंचे का या दूसरे बॉल का मोमेंटम P2 आ गया, ठीक है। अब दोनों आपस में टकराए, दोनों फिर से अलग हो गए। तो डेल्टा टी टाइम के बाद हमने देखा कि अब उनके मोमेंटम्स क्या बन चुके हैं, P1 डैश और P2 डैश हो गए, चेंज हो जाती है, उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी बदल जाएगी, तो मास तो उनके सेम रहेंगे, वेलोसिटी बदल जाएगी, जिसके कारण उनके मोमेंटम भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि जब कोलिजन हो रहा है तो बॉडी बी जो है वो ए के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, दैट फोर्स इज एफ बी ए। लिखिए, सपोज ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी इज एफ बी ए इज एफ बी ए। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार क्या था, एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, कल किया था हमने, एफ बी ए इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और हमने कल ये निकाला था P2 डैश माइनस P1 डैश। नहीं सॉरी, 1 मिनट, यहां आएगा P1 डैश माइनस P1, क्योंकि सेकंड बॉडी फोर्स लगा रही है फर्स्ट बॉडी के ऊपर, तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, और चेंज इन मोमेंटम जो होगा दैट विल बी P1 डैश माइनस P1, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या था, P1 था, बाद का मोमेंटम क्या आया, P1 डैश, तो चेंज कितना हुआ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें चेंज का पता चलेगा। तो विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। Similarly, if body A exerts force, on body B is क्या होगी, अब A फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, B के ऊपर, तो इसको हम लिखेंगे एफ ए बी।
हम देखेंगे डेल्टा टी टाइम के बाद इंटू डेल्टा टी टाइम के बाद मोमेंटम चेंज कितना आया। तो ये वैसे ही था कि P2 डैश माइनस P2 विच इज चेंज इन पर बट बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बट बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। यानी कि हमारी ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए 2 और इससे पिछली इक्वेशन जो थी इसको नाम दे दीजिए आप 1। तो इस चीज को हम यूज करेंगे किसमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एफ बी ए के साथ भी डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे किया, एफ बी ए इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी इनटू डेल्टा टी। यहां से आपने देखना है ऋषिका ध्यान से, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ये चीज एफ बी ए इंटू डेल्टा टी क्या था, P1 डैश माइनस P1। एफ बी ए इंटू डेल्टा टी क्या था, P1 डैश माइनस P1। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं P1 डैश माइनस P1। और ये चीज क्या है, ये है P2 डैश माइनस P2। दिशांत कुमार बंदा बन जा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 डैश माइनस P1 इज इक्वल टू P2 डैश माइनस P2। और साथ में यहां पे क्या था, एक साइन था माइनस का। इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस P2 डैश और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस P2 ये आ गया आपके पास। और यहां क्या, P1 डैश माइनस P1। डैश वालों को एक साइड ले आओ और विदाउट डैश वालों को दूसरी साइड रखो, ठीक है। तो P1 डैश प्लस P2 डैश इज इक्वल टू P1 प्लस P2। यहां P1 माइनस का था, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि ये था इनिशियल मोमेंटम और ये था कोलिजन के बाद का मोमेंटम आफ्टर टाइम डेल्टा टी। और देखिए इनिशियल मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम है,
इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होता है आफ्टर कोलिजन, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब थ्योरी जो है, जो ये थ्योरी जो है वो आप लिख लिया कीजिए, जो मैं वीडियो देख के लिख लिया करिए, ठीक है। मैथमेटिकली मैं आपको बोल दे रहा हूं। तो रिजल्ट क्या हमें मिल रहा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यहां तो हमने बात की दो बॉडीज की। अगर हमारे पास बहुत सारी बॉडीज हो, मान लो हमारे पास n बॉडीज हैं, n बॉल्स हैं जो आपस में कोलाइड हो रहे हैं। जैसे आप मान लो एक फ्लोर ले लो, एक बॉक्स ले लो बड़ा सा, उसमें बहुत सारे बॉल डाल दो। अब उन सारे बॉल्स जो होंगे उनको हिलाओ तो बॉल्स जो होंगे एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो होगा उस केस में क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, अगर लिखिए नोट, इफ वी हैव n बॉडीज, बॉडीज बॉल भी हो सकते हैं, कंचे भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बसें, कार, ट्रक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, लिखिए इफ if there is no external force on the system, then पहली बॉडी का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम प्लस तीसरी बॉडी का मोमेंटम प्लस चौथी बॉडी का, इसी तरह से प्लस nth बॉडी का मोमेंटम Pn, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जितनी मर्जी बॉडीज हो, अगर उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही है, कोई उनको रोक नहीं रहा है, टोक नहीं रहा है, तो उनका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। लिखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Practical applications of principle of conservation of linear momentum। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है बेटे, उसमें सबसे पहले है when a bullet, फर्स्ट एप्लीकेशन, when a bullet fired from a gun, when a bullet fired from a gun, the gun recoils, ठीक है। और recoils इसका मतलब क्या, और gives backward direction। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में, कि जब आप स्क्रीन की तरफ देखें, जब आप गन से किसी बुलेट को फायर करते हैं, आप कई बार देखते, मूवीज में भी आप देखते होंगे कि जैसे वो बुलेट को ऐसे फायर करता है तो ऐसे झटका लगता है ना, ठीक है। बंदूक से करते हैं तो बंदूक भी क्या करती है, पीछे को झटका देती है, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ ए गन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द मोमेंटम। अब इसमें क्वेश्चन आपको कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, व्हाई द सोल्जर्स, सोल्जर मतलब सैनिक,
जब गोली चलाते हैं तो गन को अपने शोल्डर के साथ क्यों रोक के रखते हैं, ऐसे चिपकाई होती है अपने शोल्डर के साथ, ताकि जो रिकॉयल है, अगर गन यहां होगी, थोड़ी आगे होगी, और जब वो बैक आएगी तो उसको चोट लगेगी, इसलिए वो अपने शोल्डर के साथ उसको होल्ड करके रखते हैं। तो इसको बोलते हैं रिकॉयल ऑफ गन। तो ये भी आपको फर्स्ट जो एप्लीकेशन है ये मिल जाएगी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर स्मॉल m जो है मास है बुलेट का, कैपिटल M जो है इट इज द मास ऑफ गन, स्मॉल v जो है वेलोसिटी है बुलेट की, और कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है कि कैपिटल V जो है इट इज माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल v। और माइनस साइन इसलिए है यहां पे, माइनस साइन ये बता रहा है कि बुलेट और गन जो है उन दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। आप इसको जरूर करिएगा, यू विल गेट दिस रिकॉयल ऑफ गन। दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुका कि जब एक बुलेट को फायर करते हैं तो गन जो है उसको शोल्डर के साथ क्यों टाइटली होल्ड करके रखना चाहिए, तो वो मैंने उसका आंसर आपको बता दिया कि जब भी आप गन को, बुलेट को गन से फायर करते हो तो गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन देती है। एक्शन तो बुलेट का हुआ, रिएक्शन गन का हुआ, तो जो अगर वो कुछ डिस्टेंस पे होगी तो वो क्या होगा, जब पीछे आएगी तो आपकी बॉडी से टकराएगी, जिसके कारण आपको चोट लग सकती है। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, कैसे करिएगा इसको। तीसरा है, आप कभी इसमें बोट के अंदर बैठे हैं, बोट के अंदर बोटिंग की है आपने कहीं? अरे किश्ती के अंदर बैठे हो? यस सर। कौन कौन? रेज योर हैंड्स। हिमांशु, वेरी गुड, सभी बैठे हैं। ठीक है, तो जब आप बोट से उतरते हैं किनारे पे, आप किनारे की तरफ बोट से जंप करते हैं जब, तो आपने देखा बोट पीछे की डायरेक्शन को जाती है, होता है ऐसा? होता है ना, कि अगर आपने, ये बोट है, ठीक है, और ये किनारा है, तो जैसे आप यहां से यहां जंप करते हैं बोट से, तो बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। कभी आपने ऑब्जर्व करा, एकदम से पीछे की तरफ को भागती है, इसलिए वहां पे क्या करते हैं, पहले बोट को रस्सी से बांध देते हैं, ताकि जैसे आप जंप करो तो बोट वापस सी वाटर में या कहीं भी पानी के अंदर ना चली जाए। 3303 कैमरा ऑफ। अब दूसरा देखा आपने, दिवाली को आप रॉकेट चलाते हो, रॉकेट मतलब हवाई जिसको आप बोलते हैं, दिवाली को आप रॉकेट चलाते हो, तो क्या करते हो? ये सारे के सारे एग्जांपल ये फिजिक्स से रिलेटेड है। आप चलाते हो, आपको बड़ा मजा आता है कि जैसे आपने बॉटल के अंदर एक रॉकेट को रख दिया, ऐसा ही होता है ना, यहां से आपने आग लगाई तो रॉकेट ऊपर की तरफ को भागता है, बड़े खुश होते हो। अब उसमें क्या प्रिंसिपल यूज हो रहा है? यही प्रिंसिपल यूज हो रहा है कि जो रॉकेट है, यहां से जो गैस निकलेगी, धुआं निकलेगा, वो हवा के ऊपर नीचे की तरफ को एक्शन करेगा, और हवा उसको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगी, जिसके कारण रॉकेट क्या होता है, वो ऊपर की तरफ को जाता है। तो इसी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर जो है ये रॉकेट जो है उसका प्रोपल्शन होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में, रॉकेट कैसे ऊपर जाता है।
ठीक है। उसके बाद है एक नया टॉपिक है, दैट टॉपिक इज कंकरेंट फोर्सेस। हेडिंग दीजिए कंकरेंट फोर्सेस। हेडिंग दीजिए कंकरेंट, CONCURRENT, कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं? अगर बहुत सारी फोर्सेस